सभी को नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद था वो मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। वहाँ पे थोड़े नोट्स कम थे, ठीक है। तो इस वजह से आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं जो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और आप जितने अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है और शायद कुछ ही बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, मार्क्स जी ने जो अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद दिया है, इसके अंदर इतिहास को पहली बार इसका आर्थिक विश्लेषण किया है ना। कैसे हमने देखा कि किस तरीके से वो इतिहास को परखते हैं और वो बताते हैं कि कैसे कैसे आदिम अवस्था थी, आदिम अवस्था के बाद में हमारा दास युग आता है, दास युग के बाद में सामंत युग आता है, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में साम्यवादी युग आता है, ठीक है। और जो वो इस चीज़ को बता रहे थे ना कि कैसे एक आदिम अवस्था से साम्यवाद तक चीज़ें आती हैं, उसी को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के भीतर लिख सकते हैं, ठीक है जी। और हम जानते हैं जैसे कि उन्होंने इतिहास की व्याख्या दी, ठीक है। अपने अनुसार उन्होंने बताया कि इतिहास में कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, ठीक है। कैसे इंसान जो आदिम अवस्था से साम्यवादी अवस्था तक आता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने जो इतिहास की व्याख्या दी थी वो कहीं ना कहीं विकासवादी भी है और नियतिवादी भी है। अब विकासवादी क्यों लगती है? जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बताया आदिम अवस्था, और धीरे 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 ऐसी करते करते वो लास्ट में बताते हैं कि भाई इंसान एक आदिम अवस्था से उठकर साम्यवादी अवस्था तक जाता है, तो उसी को हम कहते हैं विकासवादी, ठीक है। इस तरीके से पता चलता है कि उनकी जो व्याख्या थी वो कहीं ना कहीं विकासवादी थी, उसके अंदर विकास देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं नियतिवादी की। तो नियतिवादी से क्या समझ में आता है हमको कि एक समय बाद, मतलब जब साम्यवादी अवस्था आ जाएगी उसके बाद में चीज़ें परिवर्तित होना छूट जाएंगी, अपरिवर्तित नहीं होंगी, ठीक है। यही नियतिवाद है। मतलब वहाँ जैसे ही आप साम्यवाद पर आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो उसका सर्वोच्चतम मान है, मतलब वहाँ का सर्वोच्चम स्तर है। उसके बाद चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी। सबसे निचला स्तर आदिम अवस्था था और सबसे उछला स्तर साम्यवादी अवस्था था उनके अनुसार, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और विकासवादी और नियतिवादी में समझ आया होगा। दोबारा बता रहा हूँ कि उनकी जो इतिहास की व्याख्या है वो विकासवादी भी है और नियतिवादी भी है, ठीक है। विकासवादी तो इसलिए है क्योंकि वो बताते हैं कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, कैसे एक व्यक्ति आदिम अवस्था से उठकर साम्यवादी अवस्था तक जाता है। उसके बीच में, मतलब आदिम अवस्था से लेकर साम्यवादी अवस्था के बीच में कितनी अवस्थाएं आती हैं, ये विकास ही तो होता है, इसे ही तो, तभी तो हम इसको विकासवादी बोलते हैं। वहीं नियतिवादी क्या है कि भाई ठीक है, धीरे 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 इंसान का विकास हो रहा है, उठ रहा है, लेकिन नियति कहती है कि एक समय बाद ये स्तर रुक जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च स्तर आते ही ये स्तर रुक जाएगा, आगे इसका विकास नहीं होगा, ठीक है। यही साम्यवाद है और इसी को हम कहते हैं आगे चलकर नियतिवाद, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए, इनकी एक कृति है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस, ठीक है। अब ये थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस का मतलब है, प्रैक्सिस का मतलब तो होता है अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास का सिद्धांत, मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि इतिहास जो है ना, उन्होंने जो इतिहास का विश्लेषण है, इन्होंने वास्तव में इतिहास का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उनका जो मूल उद्देश्य था वो तो उसको परिवर्तन को दर्शाना था कि किस तरीके से चीज़ों में परिवर्तन आता है, ठीक है। वो इस बात को थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस में बताते हैं। दोबारा सुनिए, समझिए इस बात को कि उन्होंने कृति लिखी है थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस, ठीक है। इसमें वो बताते हैं कि जो इतिहास था ना, मेरा औचित्य वहाँ पर इतिहास का विश्लेषण नहीं था, ठीक है। मेरा औचित्य था कि इतिहास के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाना, उसको दिखाना, ठीक है। आपको आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, दो तीन बार, तब आपको समझ में आएगा। पढ़िए इस लाइन को, ठीक है। तो वो यही कहते हैं यहाँ पर कि अभी तक तो जो विचारक थे ना, जितने भी विचारक थे, वो तो सिर्फ व्याख्या कर रहे थे, ठीक है। उसको केवल और केवल डिटेल में बता रहे थे, ठीक है। वास्तव में क्या परिवर्तन हो रहा है या क्या औचित्य है वो कुछ अभी तक डिसाइड ही नहीं था, ठीक है। वो कहते हैं कि अभी तक जो विचारक थे वो दुनिया की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन आवश्यकता तो
इसमें परिवर्तन करने की है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जो मार्क्स हैं वो कहते हैं मैंने इतिहास का वास्तव में कोई विश्लेषण नहीं किया है, मेरा जो उद्देश्य था उसके अंदर परिवर्तन करने का था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई होगी। और वो कहते हैं कि अभी तक जो भी विचारक थे ना दुनिया के, वो तो सिर्फ व्याख्या कर रहे थे दुनिया की, ठीक है, संसार की व्याख्या कर रहे थे। वास्तव में इसकी व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, इसको परिवर्तन करना चाहिए, इसके अंदर परिवर्तन लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक कृति लिखी थी 1864 में, इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। ठीक है, और आज ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या था, जितने भी लोग थे ना, जितने भी लोग, ठीक है, जो साम्यवादी क्रांति में शामिल होना चाहते थे, या ये कहिए कि जो मार्क्स का औचित्य था साम्यवादी क्रांति को बढ़ाना, साम्यवादी क्रांति को विश्व पर स्थापित करना, ठीक है, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, 1864 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? साम्यवादी क्रांति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें बताई कि आदिम अवस्था से लेकर साम्यवादी अवस्था तक कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, और अंत में जाकर ये नियति है कि साम्यवादी के बाद कोई भी दोबारा से संस्था नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दोबारा से परिवर्तन नहीं होगा, और ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्चत है। ठीक है, उन्होंने इस बात को कहा, और 1864 में उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन बनाकर तैयार कर दी, और इसका औचित्य था पूरे संसार पर साम्यवादी क्रांति को फैलाना, उसका प्रसार करना। ठीक है, अब देखो, अभी तक तो हम जब पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स के बारे में, अब एक आते हैं कार्ल पॉपर। ये कार्ल मार्क्स नहीं है, ये कार्ल पॉपर है, ध्यान रखना। कार्ल पॉपर क्या कहते हैं? कार्ल पॉपर कहते हैं जो मार्क्स का इतिहास, जो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक व्याख्या दी है ना, वो इतिहासवाद है। ठीक है, उन्होंने इसको इतिहासवाद क्यों कहा? अब जिस तरीके से इन्होंने बताया ना शुरुआत से कि आदिम अवस्था आती है, आदिम अवस्था के बाद में दास अवस्था आती है, और ऐसे ऐसे चीज़ें करके परिवर्तित होती है, तो कार्ल पॉपर थे वो इस चीज़ को लेकर इनको इतिहासवाद कहते हैं। ठीक है, इनकी जो ये कृति थी, इन्होंने जो व्याख्या की थी इतिहास की, इस चीज़ को इतिहासवाद कहते हैं। ठीक है, अब कार्ल पॉपर ने समाज में परिवर्तन के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। तो देखिए यहाँ पर है, जो कार्ल पॉपर था ना, उसने कहा कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है, साम्यवादी क्रांति करनी है, साम्यवादी व्यवस्था लानी है, तो उसके लिए हमें सोशल इंजीनियरिंग पर बल देना चाहिए। अब देखिए, सोशल इंजीनियरिंग जो है ये बहुत बड़ी थ्योरी है कार्ल पॉपर की। ठीक है, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज आपका ये खत समाप्त हो चुका है। ठीक है, और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।